देखो 3 ब्रोमोपिरिडीन बनाने के लिए 3 ब्रोमोपिरिडीन बनाने के लिए पिरिडीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से 773 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाती है ना। 3 ब्रोमोपिरिडीन बनाने के लिए पिरिडीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से 773 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाती है। ठीक है, देखो प्लस Br2 केल्विन टेम्परेचर क्या है इसका नाम 3 ब्रोमोपिरिडीन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि देखो ये तो क्या हुआ 3 ब्रोमोपिरिडीन का निर्माण हुआ है ना। और नॉर्मली क्या लिया जाता है इसमें चारकोल उत्प्रेरक भी लिया जाता है। ठीक है, चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन चारकोल भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3 ब्रोमोपिरिडीन बनेगा। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन है ना, इसकी रिएक्शन केवल टेम्परेचर की प्रेजेंस में करवाई जाए है ना, और ये 500 टेम्परेचर इसका कम होएगा इसकी प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर है ना। यदि यहाँ पे भी लिखाएगा 523 केल्विन टेम्परेचर और चारकोल की प्रेजेंस में है ना। ये क्या है चारकोल है, ये चारकोल। ठीक है, जो अस्थि तेल से निकलता है ना चारकोल होता है एनिमल चारकोल, वो यूज लेते हैं। यदि पिरिडीन की अभिक्रिया केवल 773 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाए तो है ना। यदि पिरिडीन की अभिक्रिया केवल 773 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाए तो ठीक है, क्या बनेगा 2 ब्रोमोपिरिडीन और 2,4,6 डाइब्रोमोपिरिडीन करवाई जाए तो 2 ब्रोमोपिरिडीन व 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन का निर्माण होता है ना। डाइब्रोमोपिरिडीन का निर्माण होता है। क्लियर? देखो ये क्या बना डाइब्रोमोपिरिडीन, सॉरी 2 ब्रोमोपिरिडीन। ठीक है, इसके साथ ही क्या बनेगा 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन
पीरिडीन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये क्या है? 2,6 डाइब्रोमो पीरिडीन। क्लियर? ठीक है, अब देखो, अगर पीरिडीन की अकेले की है ना, जैसे अभी मैंने क्लोरीनेशन में लिया था ना कि ल्यूविस एसिड ले लेते हैं, अगर इसकी रिएक्शन किसी ल्यूविस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाए, है ना, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? देखो नेक्स्ट देखना, यदि पीरिडीन की अभिक्रिया किसी ल्यूविस एसिड के साथ करवाई जाए तो ल्यूविस एसिड पीरिडीन के नाइट्रोजन एटम पर अटैक करता है। पीरिडीन के कार्बन एटम पर नहीं, है ना, किस पर अटैक करता है? पीरिडीन के नाइट्रोजन पर। पीरिडीन के कार्बन पर अटैक करने से मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो अपन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्गाइलेशन करवाए, है ना, तो मुझे एक बात बताओ, उसमें ये हेलोजन कैरियर होता है ना, क्लोरीन को एक्सेप्ट लेता है Cl- फॉर्म में और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वो कार्बोकेटाइन तो इस पर अटैक करेगा। समझ में आ रही? तो मुझे एक बात बताओ, जब ये खुद ही फ्री नहीं है लेने के लिए, इसका खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ल्यूविस एसिड का, तो ये हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर? नहीं करा तो रिएक्शन भी नहीं होगी, है ना, नहीं करता है। मैं लिखूं अर्थात पीरिडीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण व फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण की अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट ना तो एल्काइलेशन देगा, ना ही फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। बात समझ में आप लोगों की इतनी? क्लियर? ठीक है, देखो कैसे रिएक्शन होती है।
बताओ अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बताओ ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है ना, किसका, एल्यूमिनियम का। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। क्लियर। बताओ कंप्लीट हुआ तो ये कोई हैलोजन दूसरा नहीं लेगा, और नहीं लेगा तो मुझे एक बात है, कोई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट देखो मर्क्यूरीकरण। नेक्स्ट देखना मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन ऑफ pyridine। लिखो यहाँ पे pyridine के मर्क्यूरेशन के लिए इसकी अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाई जाती है ना, जिससे 3-एसिटॉक्सीमर्करीपिरिडीन, जिससे 3-एसिटॉक्सीमर्करीपिरिडीन प्राप्त होता है। ठीक है। क्लियर क्या ये वाली चीज। देखो क्लियर। ये क्या बना, 3-एसिटॉक्सीमर्करीपिरिडीन। बात समझ में है क्या। ठीक है, क्लियर ना। ये क्या हो गया, मर्क्यूरेशन ऑफ पिरिडीन। नेक्स्ट देखो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ पिरिडीन। नेक्स्ट देखो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ पिरिडीन। ठीक है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ पिरिडीन। ठीक है। देखो जब पिरिडीन के
एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। जब पेरिडीन के एल्काइलेशन व असाइलेशन के लिए पेरिडीन की अभिक्रिया ल्यूविस एसिड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो सॉल्ट का निर्माण क्या होता है? सॉल्ट का निर्माण होता है। अतः फ्रीडल क्राफ्ट, देखो क्या लिखा है, सॉल्ट का निर्माण होता है। देखो इधर क्या होता है कि जैसे अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करवाते हैं तो ल्यूविस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम उससे क्या होता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है। नाइट्रोजन एटम का क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, जिससे फ्री नहीं रह पाता है, ठीक। और सॉल्ट का निर्माण हो जाता है। बनाने तो क्या जा रहे थे, एल्काइलेटेड प्रोडक्ट या एसाइलेटेड प्रोडक्ट, लेकिन बन क्या जानता है, सॉल्ट का निर्माण हो जाता है ना। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट लाइन, ये पहली और ये दूसरी। अतः फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा पिरिडीन का ना तो एल्काइलेशन और ना ही असाइलेशन किया जा सकता है ना। ना तो अपन एल्काइलेशन कर सकते हैं और ना ही एसाइलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करें एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए, इसके लिए हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट काम में लिया जाता है ना। इसके एल्काइलेशन व एसाइलेशन के लिए हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन यूज की जाती है ना। क्या यूज करते हैं, हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट यूज करते हैं। और ये क्या होता है कि इसमें किसी अल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर पेरिडीन के साथ करवाई जाए तो पहले तो वही सॉल्ट का निर्माण होगा, लेकिन अगर उसे लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो ये क्या करता है, 2 एल्काइल पेरिडीन या 4 एल्काइल पेरिडीन में रीअरेंज हो जाता है, या मैं कहूँ प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ठीक है। तो हेडिंग लिखूँ मैं यहाँ पे अब, हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है, हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से ना तो इसका एल्काइलेशन होगा ना ही एसाइलेशन होगा, किससे होगा? हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट से होगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? देखो हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो इसमें पिरिडीन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से करवाई जाती है ना। इसमें पिरिडीन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से करवाई जाती है, जो एन एल्काइल पिरिडीन का निर्माण, जो क्या करता है? एन एल्काइल पिरिडीन का निर्माण करता है ना। पहला स्टेप तो ये होएगा इसमें। दूसरा स्टेप देखो, एन एल्काइल पिरिडीन अब क्या होएगा? वो रीअरेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। एन एल्काइल पिरिडीन 573 केल्विन टेम्परेचर पर एन एल्काइल पिरिडीन को 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने से एन एल्काइल पिरिडीन को 573 टेम्परेचर पर हीट करने से 2 एल्काइल पिरिडीन व 4 एल्काइल पिरिडीन का निर्माण होता है ना। या तो क्या बनेगा? 2 एल्काइल पिरिडीन बनेगा, या क्या बनेगा? 4 एल्काइल पिरिडीन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये क्या? पिरिडीन है ना, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन किससे कराई? जैसे CH3I से करवा दी है ना, या जैसे एल्काइल ग्रुप लिया है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ RI, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये गया बाहर, ये इस पर अटैक हो जाएगा इसका, तो क्या बनेगा? ये R। समझ में ही बात? इसको ऐसे बना देती हूँ मैं, ये प्लस और ये न्यूट्रल, प्लस चार्ज आ गया ना। अब देखो इसको गर्म करा 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो देखो एक तो बनेगा ये, ठीक है, और एक बनेगा ये क्या है? 4 एल्काइल पिरिडीन। ये क्या है? 2 एल्काइल पिरिडीन। और ये क्या है? एन एल्काइल पिरिडीन। ये क्या है? एन एल्काइल पिरिडीन। बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे एग्जांपल लूँ मैं, ये क्या कह रहा था? हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट। लिया CH3I, ये चीज़ है ना,
ये CH3 और ये प्लस चार्ज 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करा, इसे हीट करा। तो देखो ये NCH3 प्लस ये N ये CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 2-मिथाइल पिरिडीन, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा 4-मिथाइल पिरिडीन। बात क्लियर ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा N-एल्काइल पिरिडीन। बात समझ में है क्या, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन क्या करवाएंगे, इनका एल्काइलेशन, ठीक है। ऐसे इसका एसाइलेशन भी करवा लेंगे, है ना। एसाइलेशन करवाए तो पहले N-एसाइल डेरिवेटिव बनेगा, फिर 2-एसाइल पिरिडीन और 3-एसाइल पिरिडीन का निर्माण होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो क्या थी, इतनी जो एग्जाम्पल ये सब पढ़े, ये पिरिडीन की केमिकल रिएक्शन चल रही है ना, और उसमें भी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और जो देता है वो बता दी है ना, आप लोगों को बता दिया है मैंने। अब देखो अब देता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता है तो कौन सी रिएक्शन देगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, है ना। क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है ये, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ दूसरी रिएक्शन, है ना, दूसरी रिएक्शन लिखूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। बात समझ में है आपको, ठीक है। अब इसकी क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कैसे देता है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि नॉर्मली इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, है ना। उससे पता पड़ जाएगा कि ये किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। देखो बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी तब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। देखो इधर जैसे ये पिरिडीन बनाऊँ मैं, ठीक। अब देखो ये कैसा आएगा, ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना। ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये ऐसे, अब देखो ये इधर ये ऐसे, ये पॉजिटिव, समझ में आया। फिर ये ऐसे, ठीक है क्या, है ना। ये क्या हो गई, पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो दिख रहा है कि इसकी पोजीशन नंबर, जैसे इसका नाम दे दो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसकी पोजीशन नंबर 2 4 और 6 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का तो अटैक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। दूर दूर तक चांसेस नहीं है। अब बताओ इन पर अटैक कौन कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, है ना, ठीक, तो वो कौन सी पोजीशन में करेगा,
2, 4 और 6 पर। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँ रेजोनेटिंग, मैं यहाँ पे लिखूँ पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि, देखो पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि इसकी पोजीशन नंबर 2, 3 व 4 पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अतः इन पर किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का ही अटैक हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का नहीं, है ना। देखो मैंने क्या लिखा, पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि इनकी पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 है ना। ये 3 नहीं, पोजीशन नंबर 6। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इन चीज़ों को सुधार लिया करो। मैंने कहा था ना जल्दबाजी में कुछ भी हो जाता है, तो आप ये चीज़ों को थोड़ा का ध्यान रखा करो। 4, 6 पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अतः इन पर किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का अटैक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का नहीं, है ना। इससे आगे देखो, इससे स्पष्ट होता है कि पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपेक्षा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है ना। तो मैंने क्या लिखा, देखो इससे स्पष्ट होता है कि पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपेक्षा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है ना। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसकी किसकी, पिरिडीन की, इसकी पोजीशन 2, 4 एंड 6 पर होता है। क्लियर, क्या समझ में आई मेरी बात है? ठीक है, ये किस किस पर अटैक होगा, पोजीशन नंबर 2 पर, पोजीशन नंबर 4 पर और पोजीशन नंबर 6 पर है। ठीक है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया है ना।
और कंक्लूजन किस आधार पर निकाला, किस आधार पर निकालते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के आधार पर, है ना। तो ये लिख दे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण जो पिरिडीन संपूर्ण रिंग है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। अतः ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। समझ में आई क्या? तो इसके आगे का स्टेटमेंट में ये लिख दूं, क्योंकि पिरिडीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण संपूर्ण रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है ना। संपूर्ण रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। क्लियर? अतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है ना। अतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर ये चीज़? ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा आसानी से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देगा। क्लियर? अब देखो, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन नंबर 2, है ना। करके देख लेते हैं वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है, तो इसके लिए देखो पिरिडीन बनाया, ठीक है। देखो इधर, बताओ ये इधर से इधर, तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक। क्लियर ना? ठीक है, ये ऐसे होएगा। अब देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। फिर ये इधर, ये इधर, ये न्यूक्लियोफाइल है ना। अब ये ऐसे हो रहा है हाइड्रोजन H+ फॉर्म में, तो ये क्या होगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इधर देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ये H- है ना, हाइड्राइड फॉर्म में निकलेगा ना, ये बाहर गया तो ये ऐसे NU। बात समझ में है क्या? बताओ ये सभी के सभी क्या हैं, मोस्ट स्टेबल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब के सब क्या है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन एटम पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में है क्या? इनमें नाइट्रोजन एटम पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर क्या? और आएगा स्टेबल है क्योंकि ये क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और रेजोनेंस में अपन यही करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा चार्ज आए, हमेशा हमेशा और हमेशा ही उस पर चार्ज आना चाहिए नेगेटिव, और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से करते हैं। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, समझ में ही मेरी बात? इस तरीके से अब अपन कह सकते हैं इस कारण न्यूक्लियोफाइल का पिरिडीन की सेकंड पोजीशन पर अटैक फेवरेबल है। ठीक है, आसानी से अटैक कर सकता है। बात क्लियर ना ये? नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 3, पोजीशन नंबर 3 पर ये किस तरीके से अटैक कर सकता है या करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लो, पिरिडीन की वही रिंग ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, बताओ इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। अब देखो ये इधर देखना, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये मैं 1 2 3 इस पर अटैक करवाना है ना, तो देखो ये इधर, इसको छोड़ो, ये देखो इधर, हाँ देखो देखो इसको इस तरीके से लिखूँ मैं, ये ना ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये इधर और ये इधर, ठीक है। देखना ये ऐसे नेगेटिव H और NU, ठीक है बात। अब देखो ये ऐसे ये ऐसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, ये बनी, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे, ये न्यूक्लियोफाइल और ये बॉन्ड ऐसे। अब ये ऐसे और ये ऐसे, समझ रहे हो, ठीक है। देखो ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे। अब ये इधर और ये बाहर। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आया है ना, नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आया है। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बात? ठीक है, बताओ नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आया और एक चार्ज आ जाए नेगेटिव, तो दोनों में फेवरेबल कौन सा है? नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? इसलिए ये पोजीशन नंबर 2 की अपेक्षा अनफेवरेबल है। क्लियर क्या बात है? ठीक है, हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से चूज करें तो किसको चॉइस करेंगे अपन? पोजीशन नंबर 2 को। क्लियर क्या? ठीक है।